हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मिरर फार्मूला के ऊपर। इनफैक्ट हमने मिरर फार्मूला के ऊपर बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया था, और ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि हम एक बार ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें तो फिर हमारे पास क्वेश्चंस या आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल्स की और भी ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी। तो आज के इस सेशन में हम इसीलिए फटाफट से ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर और भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँ। ओके तो यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में जाके। ओके चलो आ जाओ। कहानी बेटा हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की। अच्छा, अगर मैं तुम बच्चों से एक सवाल पूछूं कि बेटा ज़रा मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड है ना मैग्निफिकेशन, ये इस वर्ड का खुद का क्या मतलब होता है। मतलब अभी तो मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ तुमसे, मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो वर्ड है ना मैग्निफिकेशन, इसका खुद का क्या मतलब होता है। तो यदि तुम डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब ढूंढने जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा इसका मीनिंग देखने को और पढ़ने को मिलेगा कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई या एनलार्ज करने के एक्शन को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आई रिपीट बेटा, अगर आप इस मैग्निफिकेशन वर्ड का मीनिंग ढूंढने जाओगे ना डिक्शनरी में तो तुमको ये मिलेगा कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई या एनलार्ज करने के एक्शन को हम मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। अब यार देखो, एक ऐसा है कि अगर डिक्शनरी खोल करके चीज़ों का मतलब समझ में आ जाए या डिक्शनरी खोल करके पढ़ाई हमारी हो जाए फिर तो बात ही क्या है। आप बोलोगे कि मैम आपने इस वर्ड का जो मतलब हमें बताया है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पल्ले कुछ पड़ा नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको बताती हूँ कि इस मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब होता क्या है। एकदम बेसिक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ऐसा है कि कौन सा है ना तुमसे कोई ये मैग्निफिकेशन वर्ड की डेफिनेशन लिखने को बोल रहा है। तुमसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में बेटा ये मैग्निफिकेशन वर्ड की डेफिनेशन लिखने को कभी तुमसे कोई नहीं बोलेगा। मुद्दा ये है कि तुम्हें इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, तो वो तुमको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। देखो मैंने ना यहाँ पर एक गोल्ड की अंगूठी पहनी है, मतलब गोल्ड रिंग पहनी है। ये देखो सोने की अंगूठी है ये, ठीक है। और तुमको पता होगा कि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, चाहे वो कोई सी भी गोल्ड ज्वेलरी क्यों ना हो बेटा, उसके ऊपर ना हॉलमार्क का साइन होता है। देखो अब तुम मतलब 10th में आ गए हो ना, बड़े हो गए हो, एकदम छोटे तो नहीं रह गए हो, बड़े हो गए, तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों को ना एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जब भी अपन गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं बेटा, मेक श्योर कि उस ज्वेलरी पर हॉलमार्क का साइन हो। वही वाली जो ज्वेलरी है वो आपको खरीदनी चाहिए, अदरवाइज तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये मेरे पास गोल्ड की रिंग है और इसके ऊपर जो है ना बेटा हॉलमार्क का साइन है, जिसको मैं देखना चाहती हूँ। भाई खरीदने के पहले देखना तो पड़ेगा ना कि हाँ साइन है कि नहीं। तो मान लो कि सपोज मैं ये रिंग खरीदने गई हूँ और मुझे देखना है कि इसमें हॉलमार्क का साइन है या नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रिंग खुद इतनी छोटी सी है देखो, और इसके ऊपर जो हॉलमार्क का साइन बना है वो तो और भी छोटा सा है। तो मुझे वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, पर मुझे देखना तो है। तो मैं क्या करूँगी पता है, मैं निकालूंगी अपना फ़ोन और फ़ोन से क्या करूँगी, इसकी फ़ोटो खींचूँगी और फिर उस फोटो को मैं जूम करके देखूँगी। भाई अंगूठी खुद इतनी छोटी सी, इसके ऊपर जो हॉलमार्क का साइन बना है वो खुद छोटा सा, वो दिख नहीं रहा है ना ठीक से, देखना है पर मुझे ठीक से। तो मैं क्या करूँगी, फ़ोन निकाल करके इसकी फ़ोटो खींचूँगी और फिर फ़ोटो को मैं जूम करूँगी। फ़ोटो को जूम करने वाली बेटा जो आदत है ना वो सबकी होती है ना। मतलब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मैम हम तो किसी की फ़ोटो ऐसे जूम करके नहीं देखते हैं, लेकिन
मुझे पता है सब बच्चे जो है ना बेटा, तुम लोग अभी उस एज में हो ना, तो ये आदत सबके अंदर होती है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो कल किसी पार्टी में गई थी और नेक्स्ट डे उसने क्या करा, इंस्टाग्राम पे अपनी पार्टी वाली पिक्चर्स पोस्ट कर दी। अब तुमने उसको जूम करके देखना शुरू करा कि इसने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सी सैंडल पहनी है, कौन सा ब्रेसलेट पहना है, कौन से ईयरिंग्स पहने हैं ना, तो ये सब चीज़ें बेटा आपको जूम कर करके ही दिखती हैं, ऐसे नहीं दिखती हैं। तो मैंने भी वही करा, मैंने मस्त अपना फ़ोन निकाला, इसकी फ़ोटो खींची, ठीक है, इसकी फ़ोटो खींची मतलब रिंग की फ़ोटो खींची, और फिर उसको मैंने ऐसे जूम करके देखा। जहाँ मैंने उसको जूम करके देखा, अंगूठी पर जो हॉलमार्क का साइन बना हुआ था बेटा, वो मुझे क्लियरली दिख गया। तो मैंने बोला हाँ भैया, अब ये अंगूठी हम खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि हॉलमार्क का साइन देखने के लिए मैंने इस अंगूठी का जो एक्चुअल इसका जो साइज़ था, जो इसका फिजिकल साइज़ था, मैंने वो तो चेंज नहीं किया ना। कि मैंने बोला कि मम्मी मुझे तो ये अंगूठी पसंद है और मुझे जो है ना इसके ऊपर जो हॉलमार्क का साइन बना है वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगी, अंगूठी को मैं से फैला दूंगी, उसको मैं बड़ी कर दूंगी और बड़ी करके चेक करूँगी कि यार है कि नहीं साइन। क्या मैंने ऐसा कुछ किया? नहीं। अंगूठी का जो एक्चुअल साइज़ था, अरे निकल जाओ भाई, नहीं निकल रही है, उठो, हाँ देखो, अंगूठी का जो एक्चुअल साइज़ था बेटा, जो इसका फिजिकल साइज़ था, वो तो मैंने कतई चेंज नहीं किया ना। वो जैसा था उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसके अपरेंट साइज को चेंज किया। मैंने फ़ोटो खींची और फ़ोटो को जूम करके देखा, तब जा करके, मतलब जूम करने का मतलब क्या है बेटा, फ़ोटो को जूम करने का मतलब क्या है कि वो जो इसकी अंगूठी की जो फ़ोटो थी ना, जो इमेज थी मेरे फ़ोन में, उसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया ना, अरे एनलार्ज करके देखा, तो मुझे दिख गया हॉलमार्क का साइन। अंगूठी के एक्चुअल साइज को, मतलब तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि इसका जो एक्चुअल साइज है, जो इसका फिजिकल साइज है, वो कतई चेंज नहीं हुआ, इसका अपरेंट साइज चेंज हुआ। जो फोटो की बोल रही हूँ, अंगूठी की रिंग की बेटा, जो मैंने फोटो निकाली थी फोन में, जो इमेज थी, उस इमेज को मैंने ऐसे जूम किया, मैग्नीफाई किया, एनलार्ज किया, तब जाकर के मुझे इसके जो डिटेल्स हैं वो दिखे। इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, और आसान शब्दों में समझाऊं कि किसी चीज को, उसको उसके एक्चुअल साइज को चेंज करे बगैर उसको उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाना। बात को समझना, ध्यान से सुनोगे तभी पल्ले पड़ेगा। कि किसी चीज को, उसको उसके एक्चुअल साइज को चेंज करे बगैर उसको उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाना, ये जो प्रक्रिया होती है बेटा, इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे कि अंगूठी थी, इसकी एक्चुअल साइज तो मैंने कतई चेंज नहीं करी है, अंगूठी थी, इसकी मैंने एक्चुअल साइज बेटा, जो इसका फिजिकल साइज था, वो मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मैंने खींची इसकी फोटो, वो जो इमेज मेरे पास आई ना, उस इमेज को मैंने जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, एनलार्ज कर दिया, तो मुझे इसकी डिटेल्स दिख गई। इस प्रोसेस को जो मैंने किया ना बेटा, इसको मैं बोलूंगी क्या, मैग्निफिकेशन। तो जब आप किसी चीज को, उसको उसके एक्चुअल साइज को चेंज करे बगैर आप उसको उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखा देते हो, तो इस प्रक्रिया को ही हम मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम समझ में आ गया, ये धोखाधड़ी हमारे साथ और भी कई बार हुई है। कैसे? जैसे अभी मैं तुमको अपना एक रीसेंट इंसिडेंट का वो सुनाती हूँ तुमको, मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो है ऑनलाइन इयररिंग्स ऑर्डर करे, ठीक है। जब मैं इयररिंग्स की फ़ोटो देख रही थी फ़ोन में ना, भाई ऑर्डर करने के पहले अपन देखते हैं ना कि वो कैसा दिख रहा है पहन के, तो मैंने देखा कि जो मॉडल इयररिंग्स पहने हुई थी ना, तो मतलब अच्छे छोटे से दिख रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ डेली वेयर के लिए सही है, ले आते हैं, मतलब ऑर्डर कर लेते हैं। आ गए इयररिंग्स, और जब उन इयररिंग्स को मैंने खोला बेटा, वो इतने बड़े बड़े निकले। जब मैंने फ़ोटो देखी थी उन इयररिंग्स की वेबसाइट पर, तो फ़ोटो में तो वो छोटे छोटे दिख रहे थे, और जब असलियत में सामने है तो इतने बड़े बड़े कि शादी के अलावा मैं उसको कहीं और पहन ही नहीं सकती। तो ये धोखाधड़ी तुम्हारे साथ भी हुई होगी। मतलब कभी कभी अपन कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना ऑनलाइन, फ़ोटो में देख के लगता है कि वाह कितनी सुंदर चीज़ है, कितनी बड़ी कितनी छोटी, और फिर जब वो चीज़ डिलीवर होती है तो उसका एक्चुअल साइज़ पता चलता है ना।
तो ये धोखाधड़ी बेटा होती है और इसी को अपन मैग्निफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये जो मैग्निफिकेशन के बारे में आपने हमको इतनी इतनी जानकारी दे दी है, इतना ज्ञान दे दिया है, स्फेरिकल मिरर्स के केस में हम ये मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? भाई मेन जो यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन के बारे में ज्ञान की बातें करी हैं, ये क्यों करी? क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन को स्फेरिकल मिरर्स के साथ रिलेट करना है। तो आप यही मुझसे पूछोगे कि मैम इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो, अपन ने स्फेरिकल मिरर्स मतलब कि वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके डिफरेंट केसेस देखे हैं ना। भाई कॉनकेव मिरर के तो बेटा 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स के तो फिर भी 2 केसेस थे। तो होता क्या है बेटा कि जब अपने पास कोई स्फेरिकल मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, है ना, जब अपन उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं अलग अलग पोजिशंस पर, तो क्या होता है, वो स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट की, सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेजेस बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता? अब तो बेटा मेरे स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहीं बोला हुआ है किसी प्रीवियस सेशन में, लेकिन अब क्योंकि अपन वो सारे केसेस पढ़ चुके हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स के, तो मुझे लगता है कि अब तो मेरा ये स्टेटमेंट बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि हाँ मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम स्फेरिकल मिरर्स के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं अलग अलग पोजीशंस पर, तो उस सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेजेस बन जाती हैं, है कि नहीं? कभी हम इमेज के लिए बोलते हैं कि इमेज एनलार्ज्ड है, बोले तो मैग्निफाइड है। बेटा एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड एक ही मतलब होता है, ठीक है। कहीं अपन एनलार्ज्ड वर्ड बोल देते हैं, कहीं अपन मैग्निफाइड वर्ड बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कभी अपन इमेज के लिए बोलते हैं कि इमेज कैसी है, एनलार्ज है या मैग्निफाइड है, और कभी अपन बोलते हैं इमेज के लिए कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। अब ये बेटा इमेज के एनलार्ज्ड और इमेज के डिमिनिश्ड होने का मतलब क्या है? बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं इमेज के साइज की। मेरी बात को समझना बेटा, जितने कान खोल के सुनोगे ना उतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब अपन बात करते हैं ना कि इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है या मैग्निफाइड है, तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं बेटा इमेज के साइज की। जब अपन बोलते हैं कि यार इमेज कैसी बन गई, इमेज बन गई डिमिनिश्ड, तो वो डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं इमेज के साइज की, ठीक है। और सुनो आगे की बात, इमेज के साइज से यहां पर मतलब क्या है कि वो कितनी मोटी है कितनी पतली है? नहीं, इमेज के साइज से बेटा यहां मतलब है इमेज की हाइट। कुछ और मत समझना कि मैम मोटी पतली कैसी बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, नहीं, इमेज साइज से यहां पर मतलब है इमेज की हाइट। तो यहां पर मैं लिख दूं, तो जब भी अपन बोलते हैं ना इमेज एनलार्ज्ड है, इमेज मैग्निफाइड है, इमेज डिमिनिश्ड है, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं बेटा इमेज के साइज की, यानी कि इमेज के हाइट की। जब हम ये बोलते हैं कि इमेज एनलार्ज्ड है, इसका मतलब क्या कि हम ये बोल रहे होते हैं कि इमेज की हाइट ज्यादा है। बेटा ये एच आई का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, स्मॉल एच का मतलब हाइट है, और जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर मैंने आई लिखा है इसका मतलब क्या कि यहाँ पर मैं इमेज की हाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है, इसका मतलब क्या कि इमेज का साइज बड़ा है। इमेज का साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि इमेज की हाइट बड़ी है, ठीक है। और जब अपन बोलते हैं कि इमेज डिमिनिश्ड है, मतलब कि इमेज की साइज छोटी है। इमेज की साइज छोटी होने का मतलब क्या है बेटा कि इमेज की जो हाइट है ना, अरे वो टिंगी है, वो छोटी है। समझ में आई बात? अब सवाल ये उठता है कि मैम मतलब ऐसे कैसे हम बोल दें कि जो ये अपना स्फेरिकल मिरर रखा है सामने और उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की स्फेरिकल मिरर ने डिमिनिश्ड इमेज बनाई है या एनलार्ज्ड इमेज बनाई है, ऐसे कैसे हम बोल दें? मतलब ऐसा है कि तुम लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हो, मुझ पे तुम लोग इतना विश्वास करते हो कि मैं जो बोलूंगी तुम लोग मान लोगे क्या? कि मैंने बोला कि देखो बेटा मेरे पास ये सामने स्फेरिकल मिरर पड़ा हुआ था और इसने जो है ना सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बनाई है, तो तुम लोग मान लोगे क्या कि हाँ जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड है? अरे तुमने देखी क्या इमेज? चलो तुमको मैं इमेज दिखा भी देती हूँ। मान लो कि मेरे सामने एक स्फेरिकल मिरर रखा था, उसके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था और उस ऑब्जेक्ट की स्फेरिकल मिरर ने इमेज बना दी।
अब तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो बेटा ये जो इमेज है ना ये डिमिनिश्ड इमेज है, तो तुम लोग मेरे बोलने से मान लोगे क्या कि हाँ मैम ने कहा है कि इमेज डिमिनिश्ड है, मतलब कि इमेज की हाइट छोटी, तो हम मान लेंगे? अरे ऐसे कैसे मान लोगे? तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैम ऐसे कैसे हम मान लें। तो मैंने क्या करा, तुमको उठा करके मैंने इमेज दिखा दी कि ये देखो इमेज छोटी है, ये देखो इमेज डिमिनिश्ड है। तो आप बोलोगे कि मैम मतलब अपन तो कैमरा के थ्रू बात कर रहे हैं, हम कैसे मान लें कि इमेज छोटी है? हाँ आप दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा जो दिल है ना वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमेज छोटी है, इमेज डिमिनिश्ड है। क्या पता कि इमेज एनलार्ज्ड हो। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि मैं ऐसे ही इमेज को एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड नहीं बोल सकती हूँ, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकती हूँ कि इमेज की हाइट छोटी है या इमेज की हाइट बड़ी है। ये हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि मैंने आपसे बोला कि देखो बेटा ये मेरे पास पेन है ना, और ये पेन बहुत बड़ा है। ये पेन बहुत बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या है कि साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने का मतलब क्या है बेटा कि इस पेन की हाइट बहुत बड़ी है। तो तुमसे मैंने बोला कि मेरे पास जो पेन है बेटा वो बहुत लंबा है, उसकी हाइट बहुत लंबी है। तो आप बोलोगे कि चलो मैम ठीक है, मान लिया कि आपके पास जो पेन है उसकी हाइट लंबी है। मैं फिर भी नहीं रुकी, मैंने और तुमसे तारीफ करी अपने इस पेन की। मैंने कहा कि अरे बेटा मेरे पास ये जो पेन है ना ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा पेन मेरे पास है, इससे लंबा तो कोई और पेन ही नहीं होता। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने जो है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल दिया कि इस पे जो है कंट्रोवर्सी हो सकती है। पहले जो आपने बात बोली थी वो हम फिर भी मान लेते हैं कि हाँ मैम के पास जो पेन है उसकी हाइट लंबी है, लेकिन अब जो आपने सेकेंड सेंटेंस बोला है कि मेरे पास जो पेन है वो बहुत ही लंबा है, सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमें कुछ जम नहीं रहा है। ऐसे कैसे हम मान लें? हो सकता है कि भाई मैं आपको कैमरा से देख रही हूँ, कैमरा के थ्रू देख रही हूँ, है ना, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है ना कि मैम ये पेन हमने अपने हाथ में लेकर के तो नहीं देखा है ना, आपका पेन आपके पास है आपके हाथ में, लेकिन आपका जो पेन है वो हमने तो नहीं देखा, हमारे हाथ में तो नहीं आया। अगर हमने सच में देखा होता आपका पेन, अगर आपका पेन हमने अपने हाथ में लिया होता तो हम फिर भी आपकी बात पर विश्वास कर लेते। क्या पता कि हमारे पास जो पेन हो वो आपके इस पेन से बड़ा हो। जो आप बोल रहे हो ना कि आपका पेन सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, तो क्या पता हमारे पास एक ऐसा पेन निकला है जो आपके पेन से भी बड़ा हो फिर। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो मतलब सही बात है, मतलब मुझे अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया एक अपना ऑर्डिनरी बॉल पेन। ये होता ना पेन, मेरे टाइम पर तो बेटा ऐसे ना 2 रुपए या 5 रुपए के पेन आते थे, ये वाले मतलब यूज एंड थ्रो वाले। हालांकि यूज एंड थ्रो वाले पेन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक बार आपने उसको इस्तेमाल करा फिर वो प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है। मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये मुझे लेना पड़ा। तो मेरे टाइम पर बेटा मुझे मतलब हाँ ये बात ऐसे निकली सामने कि मैं जब 10th में थी ना, तो मुझे मेरे पापा ने कहा था कि बेटा जितना तुम लिखोगी ना उतना तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी जो सोशल साइंस थी ना वो बहुत ही मतलब गई गुजरी थी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मार्क्स मेरे हमेशा अच्छे आते थे क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे घर पर सोशल साइंस पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो मार्क्स मेरे अच्छे आते थे। मेरे टीचर को लगता था कि वाह इसकी सोशल साइंस कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे नंबर लेके आती है, लेकिन असलियत मुझे ही पता थी कि मुझे सोशल साइंस में बेटा ना तब कुछ आता था ना अब कुछ आता था। तो मुझे मेरे पापा बोलते थे कि जितना लिखोगी ना उतना अच्छा जो है ना तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहेंगी। तो फिर मैंने आदत बना ली थी कि मैं लिखूंगी हर एक आंसर को, हर एक उसको डायग्राम को मैं ड्रॉ करूंगी। लिखने की बेटा आदत बहुत पड़ गई थी, तो मैं ऐसे बहुत सारे पेन इस्तेमाल करती थी। रफ नोटबुक्स होती थी, वो गंदे से पेपर नहीं होते एकदम ब्लू कलर वाले पेपर, उस पर मैं लिखती थी और ना जाने ऐसे कितने मैंने रफ नोटबुक्स जो हैं भर दी थी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम तक। एनीवेज, तो हाँ हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि मैंने निकाला क्या, ये एक ऑर्डिनरी सा बॉल पेन, और इसके सामने मैंने रख दिया अपना ये लंबा वाला पेन। और तुमसे अब मैंने कहा कि देखो बेटा ये अपना ऑर्डिनरी बॉल पेन है जिसको सभी इस्तेमाल करते हैं, ये तुम्हारे पास भी होगा, है ना। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब क्या है कि सबके पास होता है। तो इस ऑर्डिनरी कॉमन पेन से यदि मैं अपने ये वाले पेन की हाइट कंपेयर करूं तो अब बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो कि हाँ मैम के पास जो ये वाला पेन है ये ऊंचा है, ये लंबा है, ये सबसे लंबा है।
अब आप बोलोगे कि हाँ मैम, ये जो आपने कंपैरिजन करके बताया ना, इससे हमारा जो दिल है उसको तसल्ली मिली है कि हाँ भाई हमारे पास भी ये कॉमन पेन सबके पास होता है ना, ये वाला पेन है और इसकी हाइट हम देख सकते हैं कि अच्छा इतनी है, और आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से आपका ये जो ये वाला पेन है ये इससे भी ऊंचा है, इससे भी लंबा है, तो इसका मतलब सच में मैम आपके पास जो पेन है ना उसकी हाइट अच्छी खासी है, सबसे लंबा पेन है, मैम मान लिया हमने। इसका मतलब क्या कि जब तक मैंने ये कंपैरिजन नहीं किया था तब तक तुम इस बात को नहीं मान रहे थे कि मेरे पास ये जो पेन है इसकी हाइट ज्यादा है। जब मैंने कंपेयर किया, जब मैंने कंपैरिजन के लिए ये रेफरेंस लिया, ये वाले पेन की हाइट को बेटा जब मैंने रेफरेंस लिया और इससे जब मैंने इसको कंपेयर किया, तब जाकर के मेरा पॉइंट यहां पर प्रूव हो पाया है कि नहीं। तो यही किस्सा बेटा कहाँ होता है, यही किस्सा जो है, ये क्या आ गया फालतू का, हाँ यही किस्सा बेटा होता है अपने ये स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी। कैसे? अभी अभी तुमको मैंने बोला ना कि कभी हम बोलते हैं कि इमेज एनलार्ज्ड है, कभी हम बोलते हैं कि इमेज डिमिनिश्ड है। अरे हवा में नहीं बोल सकते हैं कि इमेज जो बनी है वो एनलार्ज्ड है, उसकी हाइट लंबी है। हवा में नहीं बोल सकते कि जो इमेज जो बनी है वो डिमिनिश्ड, उसकी हाइट छोटी है। अरे कुछ कंपैरिजन के लिए कोई रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना। देयर हैज टू बी अ रेफरेंस जिसके साथ फिर कंपेयर करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई इमेज की हाइट लंबी है, हाँ भाई इमेज की हाइट छोटी है। तो वो रेफरेंस किसको लेते हैं? जैसे कि इस पेन की हाइट को कंपेयर करने के लिए मैंने ये ऑर्डिनरी पेन को लिया था एज अ रेफरेंस, तो वैसे ही इमेज की हाइट को कंपेयर करने के लिए हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट। हम ऑब्जेक्ट की हाइट को लेते हैं बेटा एज अ रेफरेंस कंपेयर करने के लिए। कि मान लो कि मैंने कहा बेटा इमेज कैसी है, मान लो कि अब ये पेन नहीं है, ये इमेज है, ठीक है। तुमसे मैंने कहा कि देखो बेटा इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। आपने बोला कि मैम ऐसे कैसे मान ले, प्रूव करके बताओ। तो फिर तुमको मैंने दिखाया कि देखो ये है बेटा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, इमेज की हाइट देखो, कंपेयर करो, बताओ इमेज एनलार्ज्ड है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि हाँ मैम सही बात है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी लग रही है ना, उसके सामने देखो इमेज की हाइट कितनी लंबी लग रही है, मतलब 100% इमेज जो बनी है वो कैसी है, एनलार्ज्ड है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि मैं बोलूँ कि अरे बेटा इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। आप बोलोगे कि हम ऐसे कैसे मान लो डिमिनिश्ड है ना। मैंने बोला कि इमेज जो बनी वो डिमिनिश्ड है, उसकी हाइट छोटी, तुमने बोला कि ऐसे कैसे मान ले। तो फिर तुमको दिखाया मैंने कि ऑब्जेक्ट, कि ये देखो बेटा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और जो उसकी इमेज बन रही है वो इतनी बड़ी बन रही है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी, इमेज की हाइट छोटी। भाई रेफरेंस यहाँ पर हम ले तो रहे ना ऑब्जेक्ट की हाइट, उसी के साथ हम क्या करेंगे, इमेज की हाइट को कंपेयर करेंगे। तो आप बोलोगे कि हाँ मैम आपकी बात सही है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी सी है, मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। समझे? तो इसी चीज को हम बोल देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। जो आप बोल रहे, मतलब ये जो आपके दिमाग में सवाल था ना कि मैम मैग्निफिकेशन के बारे में जो आपने बताया उसका स्फेरिकल मिरर्स के साथ क्या रिलेशन है, तो बेटा यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है कि इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना होता है। इस कॉन्सेप्ट में हमें यह समझना होता है कि यहाँ पर हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करते हैं, बस। और गई चीजें भाड़ में, तुम तो बस इतना समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में हम करते क्या है, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम हवा में ये नहीं बोल पाएंगे कि इमेज एनलार्ज्ड है या इमेज डिमिनिश्ड है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि इमेज वाकई में एनलार्ज्ड है, कि इमेज वाकई में डिमिनिश्ड है, इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, और फिर आप उस रेफरेंस से क्या करोगे, इमेज की हाइट को कंपेयर करोगे। तो रेफरेंस क्या लें, खुद को ले लें क्या? नहीं, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज की हाइट की बात चल रही है, उसी ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे, जिससे कंपेयर करके हम बताएंगे कि हाँ इमेज की हाइट वाकई में बड़ी है या छोटी है, इमेज वाकई में एनलार्ज्ड है या वो डिमिनिश्ड है। दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की बेटा लाइन है। आपकी एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है। देखो मैं हमेशा हर सेशन में यही बात बोलती हूँ बच्चों से कि आपकी एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ है। जो भी कुछ एनसीईआरटी में लिखा होता है, हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक वो जो बॉक्स में जो कंटेंट दिया होता है, वो सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हमें एनसीईआरटी के बाहर निकलना पड़ता है। आप बोलोगे कि क्यों? क्योंकि बेटा
एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब एनसीईआरटी ना कभी कभी बहुत फनी बिहेव करती है। वो क्या करती है एनसीईआरटी, जैसे एक टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में बिल्कुल छू करके वापस आ जाएगी। मतलब या तो जैसे कि आप किसी किताब को लिख रहे हो, आप ऑथर हो, ठीक है, आप ऑथर हो, आप कोई किताब लिख रहे हो, ठीक है, किताब में आपने सोचा कि यार मैं इस टॉपिक पे लिखूंगा या लिखूंगी, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तुम्हें क्या हुआ भाई, रुको इसको ठीक कर दें फिर बात करते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी बेटा, अरे हाँ अब ठीक है, मैं ये कह रही थी कि मान लो कि तुम एक ऑथर हो, तुम एक किताब लिख रहे हो और किताब में तुमने सोचा है कि भाई मैं इस टॉपिक पर जो है लिखूंगा या लिखूंगी, तो तुम क्या करोगे भाई, अगर तुमने डिसाइड किया है कि इस टॉपिक पे मुझे लिखना है तो तुम उसको अच्छे से लिखोगे ना, और लिख करके फिर क्या करोगे, उस टॉपिक को फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच करोगे। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं टॉपिक के बारे में पूरा नहीं बताऊँगी, मैं कभी कभी टॉपिक के बारे में पूरा बता भी दूंगी और कभी कभी टॉपिक के बारे में पूरा नहीं बताऊंगी, टॉपिक को बस छू करके निकल लूंगी, बाकी बच्चा जाने और उसका टीचर जाने। तो बेटा इस केस में क्या होता है ना, टीचर की मजबूरी बन जाती है कि एनसीईआरटी ने उस टॉपिक के बारे में सारी बातें नहीं करी होती हैं, थोड़ी बहुत ही बातें की होती हैं, गिन के एक दो सेंटेंसेस जो है ना दिए रहते हैं, लेकिन टॉपिक तो फिर अल्टीमेटली बच्चे को समझाना होता है ना। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि एनसीईआरटी बस छू करके टॉपिक भग गई है, तुम भी छू करके भाग जाओ। ये छू करके भागने की आदत बेटा सही नहीं है। 10th में आ गए है ना, आप अपन 11th-12th में आगे बढ़ेंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर सिलेबस का पहाड़ गिरेगा, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए जो है हमें कभी कभी आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक जा करके भी चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये, हाँ मैं तुमको ये बता रही थी कि ये पूरी देखो एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी क्या बोलती है मैग्निफिकेशन के बारे में, magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। कि ऑब्जेक्ट का साइज, भाई देखो आप स्फेरिकल मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हो इमेज बनाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की साइज तो आपको पता रहती है ना, है उस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो तो आपको पता रहती है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट रखा तो था पर पता नहीं क्या मतलब साइज था। अरे आप एक ऑब्जेक्ट की बेटा स्फेरिकल मिरर की मदद से इमेज बनवा रहे हो, तो तुमको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट जो तुमने लिया है उसकी साइज क्या है। तो कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक बेटा उस ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई किया गया है इमेज में, ये हमको कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कितने हद तक मैग्नीफाइड की गई है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की साइज। समझे, इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं बेटा, डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से। मैग्निफिकेशन ये जो है ना, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। देखो एनसीईआरटी भी बोलती है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा होगा तुमको यहाँ पर, ये देखो मैग्निफिकेशन को अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। रेशियो क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है इसका, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। न्यूमेरिकल बोल रही हूँ, न्यूमरेटर में हम किसको लेते हैं, न्यूमरेटर में हम लेते हैं बेटा इमेज की हाइट को, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को। कई बार बच्चे यहीं पर जो है ना गड़बड़ कर देते हैं कि मैम इमेज की हाइट नीचे आएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर आएगी, मैम कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं हमेशा बच्चे को बताती हूँ कि जैसे मान लो कि अपन किसी से पहली बार मिलते तो अपन उसको क्या बोलते हैं, हाय। जैसे मान लो कि आप कल को मैं आपके सामने आ गई तो आप क्या बोलोगे, हाय मैम, ऐसे ही बोलोगे ना। तो अपन जब भी पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हाय। तो पहले मतलब जब अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, हाय। हाय मतलब इमेज की हाइट, और फिर बाद में क्या लिखोगे, जो बचा है ऑब्जेक्ट की हाइट। बात आई समझ में। ये एक छोटी सी बेटा ट्रिक है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें याद रहे कि भाई न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। क्योंकि देखो अभी तो क्या है कि अपनी फिजिक्स शुरू हुई है, अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूले भी बढ़ते जाएंगे और फिर शुरू होती है क्या, कन्फ्यूजन। तो अभी से अपनी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करते हुए चलो, ट्रिक्स एंड टिप्स याद करते हुए, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू जो है फॉर्मूले को याद करते हुए चलो, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, जब अपन सबसे पहली बार किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय। तो जब भी अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले बोले तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, हाय, मतलब कि इमेज की हाइट, और फिर बचा क्या, डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये बन गया क्या बेटा, मैग्निफिकेशन का सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला, पल्ले पड़ा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का पूरा मतलब आपको मैंने समझा दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका साइन और एक होती है उसकी वैल्यू। अब बहुत ही काम की बातें बेटा शुरू हो चुकी हैं, पूरा फोकस अगर अभी तक आपका यहां पर नहीं था तो अब ले आओ, क्योंकि अब एकदम काम की बातें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कान खोल करके मेरे शब्दों को अपने दिमाग में पहुंचाते जाओ। ठीक है, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी अपन मैग्निफिकेशन लिखते हैं बेटा तो उसकी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो मैग्निफिकेशन का साइन, जी हाँ मैग्निफिकेशन का साइन भी होता है, और एक होती है उसकी वैल्यू। ये दो आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट्स मैग्निफिकेशन के बहुत ज़रूरी होते हैं। जो वैल्यू है मैग्निफिकेशन की वो बताती है इमेज का साइज। ये सबसे पहले यूट्यूब पर इस तरीके से मैंने ही पढ़ाना शुरू करा था, और फिर ये हुआ कि कुछ और टीचर्स ने भी इसको कॉपी कर लिया। पता है स्टार्टिंग में ना, जब कोई मेरा मतलब पढ़ाने का कंटेंट या जो एग्जाम्पल जब कोई कॉपी करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि मैंने ऐसा पढ़ाया था, इसने ऐसा क्यों पढ़ाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसी को कॉपी किया जाता है। कभी अपन किसी ख़राब चीज़ को कॉपी करते हैं क्या, कि ये जो मेरा दोस्त है इसने बहुत ही गंदा आंसर लिखा है तो मैं भी गंदा ही आंसर कॉपी करूँगा, ऐसा होता है क्या। तो सबसे पहले वाईटी पर मैंने ही इसको पढ़ाना ऐसे शुरू करा था, पर अब दूसरे भी पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भला तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो मैग्निफिकेशन के बेटे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका साइन और उसकी वैल्यू। जो वैल्यू है वो हमें बताती है क्या, इमेज का साइज। बोले तो इमेज का साइज कैसा है, कि इमेज डिमिनिश्ड है, कि वो एनलार्ज्ड है, या जितना साइज ऑब्जेक्ट का है एग्जैक्टली उतना ही साइज इमेज का है ना। तो ये कहाँ से पता चलेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। और जो मैग्निफिकेशन का साइन है बेटा वो हमें बताता है इमेज का नेचर, कि इमेज का नेचर क्या है। नेचर बोले तो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, नहीं, अरे रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, समझे। तो मैग्निफिकेशन के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट साइन, दूसरा वैल्यू। वैल्यू क्या बताएगी, इमेज का साइज, और साइन क्या बताएगा, इमेज का नेचर, कि इमेज का नेचर क्या है बेटा, कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड क्या बोलते हैं, इरेक्ट है। ठीक है, अभी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, अभी समझाती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं, आ जाओ वैल्यू के ऊपर। अभी अभी अपन ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, हम लेते हैं केस नंबर 1, हम लेते हैं केस नंबर 1। अभी अपन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें अंदाजा लगता है कि इमेज का साइज क्या है, कि इमेज डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है, सेम साइज की है, ये हमें कैसे पता चलता है। आ जाओ उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट मैंने नापी, कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे जैसा कि तुमको मैंने कहा ना कि जब भी अपन स्फेरिकल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट हमको पता होती है ना, कि हाँ भाई इतने साइज का हमने, इतने हाइट का जो है ऑब्जेक्ट हमने लिया है। तो मान लो कि मेरे सामने जो स्फेरिकल मिरर था उसके सामने जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा उसकी हाइट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर ने क्या करा, उसकी इमेज बना दी ऑब्जेक्ट की, और फिर मैंने इमेज के भी हाइट को जो है ना ढूंढा, निकाला, तो मुझे पता चला कि इमेज की हाइट कितनी है, इमेज जो बनी उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट था बेटा उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उस इमेज की हाइट कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगी। फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट,
न्यूमरेटर में हम किसको रखेंगे, इमेज की हाइट को। इमेज की हाइट यहाँ पर कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, इमेज की हाइट को, कितनी है 20 सेंटीमीटर। और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को, कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, अरे सॉल्व करो ना, तुमको वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ओ माय गॉड, ग्रेट डिस्कवरी। क्या कि मैम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है, मतलब यूनिट से यूनिट कट रही है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जैक्टली बेटा, जब भी अपन रेशियो निकालते हैं सेम क्वांटिटीज का, तो क्वांटिटीज तो अल्टीमेटली क्या होता है, कैंसिल आउट हो ही जाती है ना। तो कभी कोई रेशियो की यूनिट होती है क्या, नहीं। मैग्निफिकेशन भी क्या है, मैग्निफिकेशन बेटा रेशियो ही तो है ना। देखो यहाँ पर लिखा तो है ना, एनसीईआरटी खुद बोलती है कि ये क्या है, ये रेशियो ही तो है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो रेशियो में तो बेटा यूनिट्स कैंसिल होंगी ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिटलेस। तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है बेटा। चलो और सॉल्व करेंगे इसको, नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, बचा कितना 2/1। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 2। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो 2 आ रही है बेटा, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर जो 2 आई है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। बेटा 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, आप बोलोगे कि मैम ये आप क्या पढ़ा रही हो, अरे 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, आप बोलोगे मैम 2 होता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा आई है, वो कितनी आई है, 2 आई है। 2 मतलब कि ग्रेटर देन 1। और जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हम बोलते हैं कि इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। मैंने क्या बोला था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमको ये बताती है कि इमेज का साइज क्या है। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, अब ग्रेटर देन 1 बेटा कितना भी हो सकता है, 1.2 भी ग्रेटर देन 1 है, 1.5 भी क्या है 1 से बड़ा है, 2 भी क्या है 1 से बड़ा है। मुद्दा यह है कि यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब क्या कि इमेज कैसी है, इमेज है एनलार्ज्ड, या आप उसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि 1 से अगर बड़ी आएगी तो एनलार्ज हो जाएगी। रुको मैं तुम्हें साबित करके बताती हूँ ये बात। केस नंबर 2 लेते हैं बेटा, आ जाओ, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में मैंने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया था उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी। अरे स्फेरिकल मिरर के सामने जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा था ना, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, मैंने नाप ली थी। और उस 10 सेंटीमीटर लंबे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, उस इमेज की भी मैंने हाइट को नापा, और इमेज की भी हाइट कितनी निकली, इमेज की भी हाइट 10 सेंटीमीटर निकली। ये मत बोलना कि मैम हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। अरे कॉन्केव मिरर का वो वाला केस भूल गए क्या, जब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है ना, और सेम साइज की बनती है कि नहीं बनती है। तो ये मत बोलना कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, अपन सारे केसेस पढ़ चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर, और जो इमेज जो बनी ऑब्जेक्ट की उसकी भी हाइट कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इमेज की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो बचा है, क्या बचा, ऑब्जेक्ट की हाइट, लिख दो यहाँ पे। अब करो इसको सॉल्व, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0, या आप बोल दो 10 से 10 कट गया, बचा कितना 0, अरे नहीं बुद्धिमान 1 बचा है ना, ये कटेगा तो क्या होगा 1 आएगा ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा 1 कब आई है, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 तब आई है जब इमेज की हाइट बराबर होती है ऑब्जेक्ट के हाइट से। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब ये कंपैरिजन, जब ये रेशियो की वैल्यू 1 आए, इसका मतलब क्या कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट था, या जितने हाइट की थी ऑब्जेक्ट की, एग्जैक्टली उतनी ही हाइट की क्या बनी है, इमेज भी बनी है। तो ये बात अपने दिमाग में लिख लो, जो नोट्स वाली कॉपी है वहां तो लिखोगे ही लिखोगे, अपने दिमाग में भी चीज फिक्स कर लो कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है 1, तो समझ जाना कि इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, आपका सवाल ये था ना कि मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 1 होती है तो इमेज एनलार्ज्ड होती है, क्योंकि बेटा जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है तो इमेज सेम साइज की होती है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उतने ही साइज की इमेज, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर वैसे भी दिमाग लगाओ ना, अगर बेटा कोई रेशियो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, कोई रेशियो मैं निकाल रही हूँ और उस रेशियो में यदि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उस रेशियो की जो वैल्यू होगी बेटा वो 1 से तो बड़ी आएगी ना। जैसे कि मान लो कि न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू कितनी है, न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू है 40, ठीक है, मैं कोई रेशियो निकाल रही हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हाइट का यहाँ पर निकाल रही हूँ, मैं रैंडम कोई रेशियो निकाल रही हूँ और न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 40 है और डिनोमिनेटर की कितनी है, डिनोमिनेटर की सपोज 20 है, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये देखो रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 मतलब ग्रेटर देन 1। तो ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए ना कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो रेशियो की जो वैल्यू है बेटा वो 1 से बड़ी आएगी। भाई अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर बराबर है तो रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब कि जो भी रेशियो होगा ना उसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन के ऊपर कि मैं बोल रही हूँ कि भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आई है। मैग्निफिकेशन मतलब कि हाइट्स का रेशियो, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आने का मतलब क्या है, 1 से बड़ी बेटा रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से। दिमाग लगाओ ना, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर बराबर होता है तो रेशियो की वैल्यू 1 आती है, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो रेशियो की वैल्यू मोर देन या ग्रेटर देन 1 आती है। 2 3 4 कितनी हो सकती है, लेकिन हाँ 1 से बड़ी होती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आई है, इसका मतलब क्या कि जो रेशियो बना होगा ना इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी और डिनोमिनेटर की छोटी होगी। यानी कि इमेज की हाइट बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, तभी तो इनका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा आया है। इसका मतलब इमेज कैसी रही होगी, एनलार्ज्ड रही होगी। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं ये तो वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 कब आएगी, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, सेम वैल्यू हो। यानी कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बराबर हो, हाइट दोनों की बराबर बराबर हो, तो इमेज मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगी। और मोर देन 1 कब आएगी, जब इमेज एनलार्ज्ड हो। एक लास्ट केस बचा है बेटा, केस नंबर 3, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि ये केस तुम ही बता सकते हो। अपन ने अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल देखा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी है, कितनी है 20, मैं कोई रेशियो निकाल रही हूँ उसमें मैंने तुमसे कहा कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी है और डिनोमिनेटर में बड़ी है, कितनी बड़ी है, सपोज 40 है, निकालो इसका रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 गया 1/2, 1/2 मतलब कितना 0.5। तो बेटा 0.5 क्या होता है, 1 से छोटा या बड़ा, 0.5 का मतलब होता है बेटा आधा, तो आधा तो 1 से छोटा ही होता है ना। यानी कि यहाँ पर जो 0.5 आया है ये छोटा है 1 से। 0.5 ये जो आधी जो वैल्यू आई है नॉट मैग्निफिकेशन की, रेशियो की, जो 0.5 यहाँ पर जो बेटा रेशियो आया है ये क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 0.5 या चलो 0.2। ये तुम्हें समझ में आया ना कि जब न्यूमरेटर छोटा होता ना डिनोमिनेटर से, तो जो रेशियो है वो 1 से छोटा आता है वैल्यू रेशियो की। अब तुमसे मैं बोल रही हूँ कि बेटा स्फेरिकल मिरर्स के केस में एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 0.2 आई है, 0.2 आई है। तो 0.2 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज सेम साइज की होगी, बड़ी होगी या डिमिनिश्ड होगी। आप बोलोगे कि मैम अगर तो 1 से बड़ी होती है वैल्यू मैग्निफिकेशन की तो हम बोलते हैं एनलार्ज्ड है इमेज, अगर 1 ही होती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हम बोलते हैं कि भाई सेम साइज की इमेज बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मैम मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.2 है। 0.2 मतलब क्या,
1 से छोटी। और 1 से छोटी होने का मतलब क्या है? 1 से छोटी होने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। 0.2 क्या है बेटा? 1 से छोटा ही नंबर है ना। तो ये छोटा नंबर कब आया? जब न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से। और न्यूमरेटर में अपन रखते क्या हैं? न्यूमरेटर में अपन रखते हैं इमेज की हाइट। तो जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो जाती है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा लेस देन 1 आती है। तो हम बोलते हैं इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जब इमेज की हाइट छोटी हो, किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो इमेज डिमिनिश्ड होती है। तो यहाँ पर रेशो जो आया है वो कितना है दोनों की हाइट्स का? लेस देन 1, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी कि इमेज डिमिनिश्ड है। ठीक है, आ गई बात समझ में? जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट था लिया था उसकी हाइट कितनी थी? 40 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। निकालो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 0 0 गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, कितना आ जाएगा बेटा? 0.5। तो 0.5 क्या है? 1 से छोटा है। छोटा है मतलब इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर अपन लिख लें कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है तो इमेज कैसी है? इमेज is of same size as that of the object, as that of the object। ठीक है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो जाए, नहीं तो हो चुका था, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 तक है ना, तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम बोलेंगे कि भाई न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब कि इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, मतलब इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड है। ठीक है, मैं इसको वैसे भी लिख देती हूँ, इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इमेज की हाइट बराबर है ऑब्जेक्ट के हाइट से। यहाँ आप लिख सकते हो इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो अब जिस भी सवाल में तुमको ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिख जाए, जिस भी सवाल में बेटा तुमको ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू ऐसे दिख जाए, तो तुम लोग अपने आप बता सकते हो बिना कुछ कैलकुलेट करके। जैसे कि मान लो तुमको मैं एक क्वेश्चन दूँ कि बेटा एक केस है जिसमें कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 3 है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि 3 है तो बताओ कि इमेज डिमिनिश्ड होगी, एनलार्ज होगी या सेम साइज की होगी? आप बोलोगे कि मैम यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो 3 है वो 1 से बड़ी है, यानी कि इमेज एनलार्ज होगी। तुमको मैंने बोला कि बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? 0.8 है। 0.8 मतलब 1 से छोटी, इसका मतलब मैम इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख करके तुम ये बता सकते हो कि इमेज एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज के नेचर की, मतलब ये मैग्निफिकेशन के साइन की। तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है बेटा वो आपको क्या बताता है? इमेज का नेचर। कैसे? यदि मैग्निफिकेशन का जो साइन है बेटा वो नेगेटिव है तो मान के चलना इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन का साइन तो समझ जाना कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीजें फिक्स होती हैं कि अगर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन का साइन तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, और अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना कि इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। आप बोलोगे कि मैम ऐसी हवा में बोल दिया क्या? कोई इसको साबित करने का तरीका है? हाँ बिल्कुल तरीका है। पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इमेज की हाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट इज छोटी देन ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, चलो जब अपन साइन कन्वेंशंस पढ़ रहे थे बेटा तो अपन ने ये पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है।
ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ये अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों? क्योंकि चाहे आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर क्यों ना हो बेटा, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब आप इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हो, है ना, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब आप इनके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हो बेटा, तो हमेशा आप अपने ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हो, अपराइट ही रखते हो, इरेक्ट ही रखते हो। ये नहीं कि उल्टा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आईने के सामने, नहीं, हमेशा सीधा रखा होता है, अपराइट इरेक्ट रखा होता है। मतलब हमेशा कहाँ रखा होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बेटा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और इसीलिए जो इसकी हाइट होती है, जो हाइट होती है वो अपन कहाँ से नापते हैं? वो अपन नापते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस से। इमेज ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी बेटा, ये हमेशा उसको कहाँ से नापा जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापा जाएगा। ये मिट क्यों गया भाई? हाँ, कहाँ से नापा जाएगा? हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापा जाएगा, और इसीलिए ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आ जाओ इमेज के हाइट की। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, इसके बारे में आप सबको पता है कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। हमेशा इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, हमेशा कहाँ बनेगी इमेज? मिरर के पीछे बनेगी, और वो भी कैसी? इरेक्ट, मतलब कि अपराइट, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी इमेज हमेशा। तो इस केस में इमेज की हाइट को कहाँ से नापोगे भाई? अगर इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसकी हाइट को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से तो नापोगे ना, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट की हाइट को नापा था। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में इमेज की हाइट भी क्या हो गई? इमेज की हाइट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में आपको पता है कि ये अधिकतर समय क्या करता है? रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इमेज। तो जब इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड, तो उस केस में इमेज की हाइट बेटा कहाँ से नापोगे? नेगेटिव वाई एक्सिस से नापोगे कि नहीं नापोगे भाई? अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, इमेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो उसकी हाइट को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापोगे। और अगर तो इमेज रियल इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट है वो कहाँ से नापोगे? नेगेटिव वाई एक्सिस से नहीं नापोगे क्या? तो इस केस में क्या होगा? इमेज की हाइट नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब निकालो मैग्निफिकेशन। क्या फॉर्मूला होता है? इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। यहाँ पर अपन वैल्यूज नहीं रखेंगे, यहाँ पर अपन इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की साइन रखेंगे। साइन कि मान लो कि अगर अपन ये वाला केस देखते हैं, रियल इन्वर्टेड वाला, ठीक है, शॉर्ट में आर आई लिख रही हूँ। आर आई का मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल इन्वर्टेड इमेज की। यदि मान लो कि इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड, तो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बेटा अपन साइन कैसे रखेंगे? न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट का यहाँ पर साइन क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस और नो? लिखो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? अरे इन्वर्टेड इमेज है ना, कहाँ से नापेंगे उसकी हाइट को? नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो न्यूमरेटर में अपन ने क्या रख दिया? नेगेटिव साइन। अब बचा डिनोमिनेटर, क्या आता है उसमें? ऑब्जेक्ट की हाइट। और बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है कि नहीं होता है? यानी कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आपको मैग्निफिकेशन का साइन क्या दिखे? नेगेटिव, तो समझ जाना कि इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। यानी कि इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आती है ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसका मैम मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर का जो साइन है ऑब्जेक्ट की हाइट, यदि वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो इमेज की हाइट पर डिपेंड करता है। या इमेज की हाइट नहीं, मतलब इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, तो उसकी हाइट कहाँ से नापेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा उसका साइन। और यदि इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, मिरर के पीछे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, उसकी हाइट को कहाँ से नापेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और यदि इमेज की हाइट हो जाएगी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन का भी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
हम ये बोल सकते हैं ना कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, इमेज के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होनी है, डिनोमिनेटर बेटा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम बात करें वर्चुअल इरेक्ट इमेज की, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, कहाँ से नापेंगे उसकी हाइट को, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो इमेज के हाइट की जगह पे मतलब इमेज की जो हाइट है बेटा वो नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी, अरे पॉजिटिव में आएगी ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, बी पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन की का जो साइन है बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो प्रूव मैंने कर दिया, हर एक सेंटेंस जो आज मैंने आपको बताया है, बोला है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं प्रूव कर करके आपको बता रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो समझ जाना कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। तो क्यों, वो आपके सामने है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, फर्क पड़ता है न्यूमरेटर से। यदि न्यूमरेटर में नेगेटिव है, यानी कि इमेज की हाइट यदि नेगेटिव है, इन्वर्टेड बन रही है इमेज, तो मैग्निफिकेशन का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि इमेज की हाइट पॉजिटिव है, इरेक्ट बन रही है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, तो फिर मैग्निफिकेशन का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं मैग्निफिकेशन के, दोनों क्या क्या बताते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पर बच्चे ब्लंडर कर देते हैं, ब्लंडर उनकी गलती नहीं है, बचपन से मैथ्स में पढ़ाया ही ऐसे जाता है, तो वो क्या करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स को आपस में बच्चे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें इमेज का साइज बताती है, कि अगर 1 है इसका मतलब सेम साइज की इमेज है, ग्रेटर देन 1 है यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो समझना इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब मान लो कि सवाल में दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, तो बच्चे देखते हैं कि मैम -2 तो 1 से छोटा होता है ना, वो जो नंबर स्केल नहीं होती बचपन में अपन ने 4th क्लास में पढ़ी होती है कि 0 1 2 3 4 5 6, पीछे जाओगे तो 0 -1 -2 -3। तो मैम यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सवाल में दी हुई है -2 तो क्या होता है, 1 से छोटा होता है ना, मतलब इमेज कैसी है, इमेज डिमिनिश्ड है, क्योंकि आप ही ने बताया है कि यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बोलते हैं 1 से छोटी आए तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। मैम वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, मतलब इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन का साइन और उसकी वैल्यू दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कृपा करके आप इन दोनों को मिलाना मत। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का साइन है और जो उसकी वैल्यू है बेटा, वो दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मैग्निफिकेशन का साइन कुछ अलग बताता है, उसकी वैल्यू कुछ अलग बताती है। समझ में आई बात, साइन बताता है इमेज का नेचर और वैल्यू बताती है इमेज का साइज। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स बेटा एक ही चीज बता रहे होते तो फिर बात ही क्या थी। दो कंपोनेंट्स है मैग्निफिकेशन के, उसका साइन और उसकी वैल्यू, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग कहानी बता रहे हैं अपनी अपनी। तो इसका मतलब ये है कि कृपा करके इनको आपको आपस में जोड़ना नहीं है, इनको अलग अलग ही रखना है। -2 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, माइनस साइन क्या बताएगा कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, और ये 2 क्या बताएगा कि वैल्यू मोर देन 1 है मैग्निफिकेशन की, इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज है एनलार्ज्ड। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं -2 है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, स्मॉलर देन 1 मतलब डिमिनिश्ड है, नहीं, माइनस अलग बताएगी कहानी, मतलब माइनस जो साइन है वो अपनी कहानी बताएगा और 2 जो वैल्यू है वो अपनी कहानी बताएगा, क्योंकि दो कंपोनेंट्स होते हैं मैग्निफिकेशन के, दोनों अपनी अपनी अलग अलग कहानी बताते हैं, कृपा करके उनको जोड़ो मत। माइनस साइन बताएगा कि भैया इमेज का वो क्या है, नेचर क्या है, और वैल्यू बताएगी कि इमेज का साइज क्या है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब बेटा यहां पर ना एक और चीज तुम्हें मुझे बतानी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने जो ये वाला पढ़ा है ना, इसके साथ में एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, m इज इक्वल्स टू -v/u। आप बोलोगे कि मैम क्यों कर लें, घर का मामला है क्या कि कुछ भी ऐड करते जाए, बेटा तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है। देखो मैग्निफिकेशन का मेन मतलब क्या है कि हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन वाली बात भी बेटा क्यों सामने निकल करके आई है, ये कंपैरिजन वाली बात भी क्यों सामने निकल करके आई है,
ये जो एनसीईआरटी बोलती है ना कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट की साइज, कि कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक जो है ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई करके जो है ना मतलब इमेज बनी है, ये हमें कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। तो बेटा ऐसा है कि कभी कभी, क्योंकि अपन स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस देख चुके हैं, है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग आपको उस तरफ जाना चाहिए कि मैम मैग्निफिकेशन की जरूरत सच में पड़ती है ना। कभी हमें ऑब्जेक्ट के हाइट को बड़ा करना होता है, कभी हमें ऑब्जेक्ट की हाइट को छोटा करना होता है। जैसे कि अपने जो गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, पीछे अपनी गाड़ी के एग्जैक्टली कौन सी गाड़ियां चल रही हैं वो सब देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम क्या करते हैं? अपने साइड व्यू या रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वहां पर हमको ये चाहिए होता है कि जो रियर व्यू मिरर गाड़ी में लगा हुआ है ना, उसमें पीछे चलने वाली गाड़ियों की हमें छोटी इमेज मिले। मान लो कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे बड़ा सा ट्रक चल रहा है और उस बड़े से ट्रक की जो हेडलाइट है बेटा वो भी बड़ी है, और केवल हेडलाइट की इमेज जो है तुम्हारे रियर व्यू मिरर पर बन रही है, तो तुम गैस करोगे कि यार ये जो गाड़ी है इसके जो हेडलाइट है, हेडलाइट की इमेज बन रही है। अब हेडलाइट की इमेज से तुमको गैस करना है कि पीछे कौन सी गाड़ी होगी। ये गैस वर्क अपन करते हैं क्या बैठ के बेटा? अपन नहीं। तो वहां पर ये हमें चाहिए होता है कि हाँ भाई पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं, जो ट्रैफिक है, उसकी हमें एक छोटी इमेज दिखे। कहाँ? मिरर पे। डेंटिस्ट जो वो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का, क्यों? क्योंकि वहां पर वो चाहते हैं कि उनको दांतों की जो इमेज मिले मिरर पर वो कैसी मिले? एनलार्ज्ड मिले। दांत छोटे, उसमें जो कैविटी लगी है वो छोटा, तो प्रोसीजर करने में दिक्कत आएगी ना, रूट कैनाल करने में दिक्कत आएगी ना। तो डॉक्टर चाहते हैं कि भैया मिरर पर हमको दांत की, उसकी कैविटी की एक बड़ी इमेज मिले, मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो कभी हम चाहते हैं कि इमेज छोटी हो, कभी हम चाहते हैं कि इमेज बड़ी हो, और कभी हम ये भी चाहते हैं कि इमेज सेम साइज की भी हो। तो इसलिए हमें ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इसी के कंटिन्यूएशन में इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। माइनस वी और यू का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ जब अपन मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे। वी स्टैंड्स फॉर इमेज का डिस्टेंस, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, उसका पोल, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, या मिरर का स्फेरिकल पोल, नहीं मिरर का स्फेरिकल मिरर का पोल मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो वी और यू का आप सभी मतलब समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन का बेटा यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाता है एच आई और एच ओ के अलावा माइनस वी बाय यू। और ये माइनस साइन बेटा लगाना कतई नहीं भूलना है। क्यों पता है? क्योंकि आगे जाकर जब अपन स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिर से एक बार मैग्निफिकेशन पढ़ना होगा, और वहां पर आपको स्फेरिकल लेंसेज का कुछ ऐसा ही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें माइनस नहीं होगा, वहां पर प्लस होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूं फॉर्मूले याद करते चलो। स्फेरिकल मिरर्स के केस में जब अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो क्या होता है वो? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला आप पढ़ोगे कहाँ? लेंसेज के केस में। स्फेरिकल लेंस का भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूला होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ वहां पर पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ जाता है। अभी तुमको आज मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ाया है, m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। एक और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी बाय यू। लेंसेज में आप यही पढ़ोगे, बस वहां पर नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव होगा, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अभी से फॉर्मूले को याद करते चलो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मैम सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और वो बहुत ही पॉजिटिव टाइप का हमको लग रहा था, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ चुका है तो इसलिए मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही पॉजिटिव सा फॉर्मूला था, तो साइन क्या था? वहां पर पॉजिटिव था, है कि नहीं? फिर हमने क्या पढ़ा? मैग्निफिकेशन पढ़ा। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव साइन आ चुका है तो अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा। पॉजिटिव ऊपर आ चुका है तो अब यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये दो तरीके हैं बेटा, मतलब दो फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो प्लीज। चलो, अब ये वही सारे केसेस है बेटा जो अपन पढ़ चुके हैं।
व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। जब सेम हो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब छोटी हो इमेज की हाइट तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर बेटा लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, गलत लिख गया यहाँ पर, इसको आप करेक्ट कर लेना, लेस देन 1, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज की, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा उसी पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन डिपेंड करेगा। चेंज यहाँ पर होता है इमेज की हाइट का साइन, कि यदि रियल इन्वर्टेड है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन का भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पर इमेज बन रही है रियल वर्चुअल इरेक्ट, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, देखो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हमने लिख दिए एक साथ। चलो, अब 2-3 सवाल अभी लगा लेते हूँ, फिर अगले सेशन में फिर हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। बहुत कॉमन सवाल है बेटा, ये हर किसी ना किसी किताब में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर में भी इस तरह के सवाल बनते हैं कि एक लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर की आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, +3 दी हुई है। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट, क्या क्या पूछा गया है, इस वैल्यू को एनालाइज करो और बताओ कौन से टाइप का मिरर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, और उसके अलावा क्या करो, फिर रे डायग्राम भी ड्रॉ करो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। ये 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं और दिया क्या हुआ है, सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो आज अपन क्या करते हैं, इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को अपन डिकोड करते हैं। देखो +3 है, अब अगर -3 होता, अभी -3 का भी सवाल आएगा तो तुम बोलते कि मैम -3 1 से छोटा है, इमेज कैसी है, डिमिनिश है। अरे नहीं, प्लस साइन कुछ और बताएगा, 3 वैल्यू कुछ अलग बताएगी, ठीक है ना। प्लस साइन क्या बताता है बच्चों, हाँ जी, ये जो प्लस का साइन है ये क्या बताता है, ये प्लस का साइन बताता है कि इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन में जब पॉजिटिव साइन आता है तो वो पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद कर लो, कसम खा लो कि भाई आज का ये सेशन ओवर होगा, इससे पहले हम क्या करेंगे, मतलब क्लास ओवर होने के पहले जो यहाँ पर मैम ने जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब कुछ हम अपने दिमाग में लिख लेंगे, नोट्स में नहीं, दिमाग में भी लिखना है। जब तक ये सेशन खत्म होगा बेटा तब तक ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। जहाँ तुमको दिखी मैग्निफिकेशन की वैल्यू का साइन पॉजिटिव तो समझ जाना कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि +3 में प्लस का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये 3 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा 3 आ रही है, 3 मतलब मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, और जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इमेज कैसी होती है, एनलार्ज्ड। देखो ना 3 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा, तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 हो तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, या आप उसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो। तो अब आपको ये पता चल गया है कि इमेज का साइज क्या है, आपको ये पता चल गया है कि इमेज का नेचर क्या है। तो आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर मिरर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। बेटा वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज कौन बना सकता है। कुछ बच्चे प्लस को देख करके ही जो है ना हार मान जाते हैं कि मैम प्लस का साइन मतलब क्या, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो कम बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। लेकिन यदि कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फिर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, यहाँ पर तो मोर देन 1 है, मैम नहीं आ रहा। अरे भूल गए वो आखिरी वाला केस, जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस, तो इमेज क्या बनती है, मिरर के पीछे वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनती है कि नहीं बनती है। तो ये 100% क्या है, कॉनकेव मिरर है। और क्या पूछा गया था, एक सवाल का जवाब तुमने दे दिया।
द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। तो अब आप बोल सकते हो कि भैया क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और आखिरी क्या पूछा गया था? रे डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। तो बेटा रे डायग्राम देखो इस तरह से सवाल बन जाते हैं, 3 नंबर के लिए सवाल आ सकता है। कॉनकेव मिरर बनाना, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, पोल बनाना, फोकस बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, पोल और फोकस के बीच में रख देना क्या? ऑब्जेक्ट को। 2 इंसिडेंट लाइट रेज निकालना। पहली इंसिडेंट लाइट रे जो ओब्लिकली आकर के गिरेगी पोल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? ओब्लिकली निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई क्या कर रही है? मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी ना। तो ये देखो ये निकल जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब आपके पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई हैं, एक ये वाली एक ये वाली, लेकिन ये दोनों कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग कभी भी आगे तो मिलेंगे नहीं, तो इनको हम पीछे एक्सटेंड करके लेके आएंगे। तो ऐसा लगेगा कि मानो ये दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे कहीं मिल रही हैं, तो जहां मिलेंगी वहीं पर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रे डायग्राम बेटा बनाना शुरू कर दो, मैं कह रही हूँ बार बार, वरना फिर दिक्कत होती है एंड टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दी हुई है? -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन जो आप ऑब्टेन कर सकते हो इस स्टेटमेंट से अबाउट मिरर एंड इमेज। तो बेटा माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और 3 का मतलब क्या है? मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 जब हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? एनलार्ज्ड होगी। तो 3 जानकारी तो हमने इमेज के बारे में दे दी है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, मोर देन 1 है, मतलब इमेज कैसी होगी? एनलार्ज्ड होगी। और क्योंकि रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, इसका मतलब 100% कौन सा मिरर होगा? वो कॉनकेव मिरर होगा। तो ये चौथी जानकारी भी आपने दे दी है कि मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the size, nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। देखो मैंने कहा था ना कि जहां आप मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर उसके बाद में सवालों का लेवल जो है आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैम अब वैरायटी बढ़ रही है क्वेश्चंस की, और अब लेवल जो है क्वेश्चंस का वो भी इंप्रूव हुआ है। देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको गिवन है। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा? 1 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ भी यहाँ पर आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो अलोंग विद देयर साइन हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली हैं। अब पूछा क्या गया है? इमेज का नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन। तो अगर अपन पोजीशन पता कर लें कि इमेज बन कहाँ रही है, तो हमको उसका नेचर, उसका साइज सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है ना अपन इमेज की जो पोजीशन है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एफ गिवन है, यू गिवन है, वी नहीं निकाल सकते मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, 1/v को यहाँ ले आएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह पर अपन बेटा क्या रखेंगे? -1/10। ये माइनस फॉर्मूले का नेगेटिव है, ब्रैकेट में क्या रखेंगे? 1/u की जगह पे -1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, तो नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1/10 प्लस 1/15। अब तुमको अगर कॉमन लेकर के लेना है कर लो सॉल्व, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए? 15 कर दो, -15 प्लस 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए? 10 कर दो। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। साइन क्या लेंगे? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा दोनों में? 15 और 10 में 15, तो उसका साइन हमने ले लिया क्या? माइनस। नीचे क्या आ जाएगा? 10 इंटू 15। कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 5 3 कितना होता है बेटा? 15। क्या बचा? 1/v इज इक्वल टू -1/10।
10 इंटू 3 30, तो v कितना आ जाएगा बेटा -30 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या आपका इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज की पोजीशन, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इमेज का नेचर और उसका साइज बताना है। तो देखो नेचर तो आपको वैसे भी पता चल ही रहा है ना बेटा, देखो ना इमेज की वैल्यू कितनी आई है, मतलब इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज क्या बन रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। तो अपन ने नेचर बता दिया, पोजीशन बता दी, नेचर बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब बता देंगे इसकी साइज। कैसे बताएंगे साइज, मतलब कि इमेज की हाइट कैसे बताएंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ये पढ़ा है। इसके अलावा अपन ने मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना बेटा, -v/u। तो इन दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करके इमेज की हाइट निकाल लेंगे। इमेज का साइज मतलब बेटा इमेज की हाइट। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि जब भी अपन बात करते हैं एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड इमेज की, इसका मतलब क्या है कि हम इमेज के साइज की बात कर रहे हैं, मतलब हम इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन इमेज की हाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इमेज की हाइट हमको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है क्या, हाँ दी हुई है, कितनी दी हुई है देखो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, बेटा फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है ना, ये इमेज डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर अभी मैंने क्या रखा है नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव रखा है। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस कितना अपन ने निकाला -30 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख लो ब्रैकेट मार के -30 सेंटीमीटर बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा -15 सेंटीमीटर, वो भी लिखो -15 सेंटीमीटर। तो नीचे का सेंटीमीटर ऊपर के सेंटीमीटर से गया, नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव के साथ चला जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा 15 2 30, क्या बचा, इमेज की हाइट बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -2, -2 1 सेंटीमीटर को यहाँ ले जाओ, तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी बेटा -2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आ गई -2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि मैम हाइट भी कभी नेगेटिव में आ सकती है क्या, हाँ आ सकती है बेटा। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। हाइट नेगेटिव अपन बेटा कब, मतलब कब आती है हाइट नेगेटिव, जब अपन हाइट को मेजर करें नेगेटिव वाई एक्सिस से। नेगेटिव वाई एक्सिस से हाइट कब मेजर होती है, जब इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है ना। तो ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था कि हाँ भाई नेगेटिव एक्सिस पे बन रही है इमेज, तो रियल इन्वर्टेड होगी। और हाइट भी अपन ने निकाली कितनी 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, चलो तो पूरे सवाल को बेटा अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने मैग्निफिकेशन का एक बहुत ही तगड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अब 2 मिनट में 1 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है, और इन 1-2 मिनट में यहाँ पर जो पूरा तुमको मैंने समराइज करके बताया था ये तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा, तुम्हारी नोट्स वाली कॉपी में भी छप जाना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में भी छप जाना चाहिए बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको अपन को मजाक में नहीं लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो फिर अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप क्या करोगे भाई, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो, और लगे हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो। ठीक है, उसके अलावा एक जानकारी आपके लिए और है कि बेटा अब डेफिनेट सक्सेस का नीट चैनल भी आ चुका है, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ नीट प्रिपरेशंस के लिए अपनी प्रेशियस गाइडेंस देंगे। तो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो 100% बेटा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज़ की गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है नीट के लिए। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब हमारे दोनों ही चैनल्स को। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।